नमस्कार साथियों, जगदीश प्रसाद की क्लास में आपका घना घना स्वागत है। आज अपन छायावाद के बारे में पढ़ेंगे। छायावाद से बारे में पढ़ने से पहले इसकी पूर्व पीठिका पे चलते हैं। जब आधुनिक युग शुरू हुआ, इससे पहले क्या क्या आया वो देख लेते हैं। सबसे पहले आया था आदिकाल। आदिकाल के बाद में आया था मध्यकाल। मध्यकाल के दो रूप थे। एक तो था भक्ति काल और एक था रीतिकाल। उसके बाद में आया था आधुनिक काल। आधुनिक काल के तीन रूप हैं। पहला है भारतेंदु, मैं ऊपर लिख देता हूं। पहला है, यही लिख देते हैं, आधुनिक युग। आधुनिक युग के तीन रूप हैं। एक तो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, इसे जागरण काल कहा जाता है। और दूसरा है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग, इसको जागरण एवं सुधार काल कहा जाता है। तीसरा था छायावाद। छायावाद था। इसके बाद में आया, छायावाद के बाद में आधुनिक काल का चौथा पड़ाव आया था, वो था प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद के बाद में आया था प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद के अंदर से ही फिर शुरू हो गया नई कविता, नई कहानी, ये शुरू हो जाता है। ये तो प्रारूप के रूप में मैंने आपको बता दिया, ताकि हम अब शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छायावाद, इसके अंदर सबसे पहले मैं आज छायावाद में कुछ पढ़ाना चाहता हूं आपको। तो आधुनिक काल के अंदर अपन ले लेते हैं छायावाद। छायावाद 1918 से 1936 तक मान सकते हैं। 18 से शुरू हो गया था, कुछ लोग 16 मानते हैं, लेकिन 18 से शुरू होकर के 36 तक चला। 36 के बाद में नई कविता प्रगतिवाद की शुरुआत हो जाती है। और प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद आता है। आगे ने शुरू किया प्रयोगवाद, और उसके बाद में समांतर कविता, नई कविता, ये चलने लगे। तो छायावाद के ऊपर बात करें तो छायावाद की पहले तो कर लेते हैं, ले लेते हैं विशेषता क्या क्या थी। छायावाद की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसके अंदर स्वानुभूति का चित्रण किया गया है। कवि ने अपने स्वयं की अनुभूति का चित्रण किया है, अपने स्वयं की अनुभूति को लिखा है। और प्रेम का सूक्ष्म रूप का चित्रण किया गया है। क्योंकि रीतिकाल में स्थूल जो प्रेम है, या जिसे हम कह देते हैं मांसलवाद, का चित्रण किया गया था। रीतिकालीन कवियों ने औरत को छोड़कर कहीं गए ही नहीं। रीतिकालीन कवि है ना, वो कभी तो औरत के नाक का चित्रण करने लग जाते थे, कभी उसके होठ का चित्रण करने लग जाते थे,
कभी उसकी चाल का चित्रण करने लग जाते थे, कभी उनके आंखों में घुस जाते थे, और कभी बालों के चित्रण करने लग जाते थे, कभी उसके रंग का चित्रण करने लग जाते थे, कभी तो 15 साल की लड़की का रंग रूप का वर्णन करने लग जाते थे, कभी नवोडा प्रोडा ये सारे, कभी शुक्ल अभिसारिका का चित्रण करने लग जाते थे, कभी रजनी अभिसारिका का चित्रण करने लग जाते थे। तो ये काम सारा जो था वो द्विवेदी रीतिकाल के अंदर हुआ। रीतिकाल की प्रगति पर प्रतिक्रिया स्वरूप ही छायावाद आया था, और छायावाद में जो ये मांसलवाद था, स्थूलवाद था, इसकी कटर आलोचना करके सूक्ष्म चित्रण किया गया था प्रेम का। एक बात। दूसरी, इसमें रहस्यवाद का चित्रण किया गया है। रहस्यवाद का चित्रण किया गया है। रहस्यवाद जो है ये छायावाद की मुख्य विशेषता है, मूल विशेषता मानी जाती है। फिर नारी का उदात्त चित्रण, उदात्त या मर्यादित चित्रण किया गया है। मर्यादित चित्रण किया गया है, और इसमें जो राष्ट्रभक्ति का भी चित्रण किया गया है। राष्ट्र भक्ति का चित्रण किया गया है। इसमें राष्ट्रभक्ति का चित्रण किया, प्रेम का सूक्ष्म चित्रण किया गया है, रहस्यवाद का चित्रण किया गया है, नारी की उदात्त मर्यादित चित्रणों का प्रयोग किया गया है, प्रेम का सूक्ष्म चित्रण किया गया है, राष्ट्रभक्ति का चित्रण किया गया है, मर्यादित श्रृंगार का चित्रण किया गया है। मर्यादित श्रृंगार का चित्रण किया गया है, चित्रण किया गया है। और आगे चलते हैं। हम महादेवी को देखते हैं। दुख और वेदना का चित्रण महादेवी के काव्य से हम देखते हैं, तो उसमें दुख और वेदना का चित्रण भी मिलता है। छायावाद में दुख और वेदना का चित्रण मिलता है। असली रहस्यवाद की बात करें ना, असली रहस्यवाद, तो असली रहस्यवाद हमें महादेवी वर्मा में मिलता है। महादेवी वर्मा, जिसको छायावादी मीरा भी कहा जाता है, छायावादी मीरा भी कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उसे दुर्गा भी कहा है। इस प्रकार से ये बात अपने कुछ कर ली। अब बात करते हैं आगे। जो तीन व्यक्ति वर्मा, विष्णु, महेश माने जाते हैं, वो उनकी बात करते हैं। जैसे जयशंकर, कुछ अपवादों को छोड़कर के जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद है, इसको वर्मा कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसको छायावाद का महेश कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत
सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है और प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाला है, सुमित्रानंदन पंत है और इसके साथ साथ में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा आदि भी इसमें छायावाद के अंदर शामिल माने जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं छायावाद में। सबसे पहले करते हैं बात जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म तो हुआ था 1889 में और मृत्यु हुई थी 1937 के आसपास मृत्यु हुई थी इनकी। और ये सुगनिसौ काशी के अंदर सुगनिसौ परिवार के अंदर पैदा हुए थे और वो बहुत बड़ा परिवार था, बहुत रिच परिवार था और बहुत उसकी वहाँ प्रतिष्ठा थी। और वहाँ के लोग जो या तो वहाँ के जो नरेश राजा था उनको हर हर गंगे कह के पुकारते थे या इन लोगों को हर हर गंगे कह के पुकारते थे। इनकी ज़्यादा इनकी देसी चीज़ों की दुकान थी और छोटी सी उम्र में ही ये गुजर जाते हैं। मात्र 48 वर्ष की उम्र लेकर के गुजर जाते हैं। 48 वर्ष की उम्र के अंदर इन्होंने बहुत कुछ कर दिया था, बहुत कुछ रचनाएं लिखी थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह जो इन्होंने ब्रज में लिखा, ब्रज व खड़ी बोली में लिखा, खड़ी बोली में लिखा, उसका नाम है कानन कुसुम। खड़ी बोली का प्रथम चित्राधार ये इसने लिखा, जिसके अंदर ब्रज भाषा की रचना भी मिलती है और खड़ी बोली की रचना भी मिलती है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं। इसकी रचना है आंसू 1925, लहर 1933 और आंसू लहर झरना 18, झरना 1918, आंसू 25, झरना आंसू 25, झरना 18, लहर 33 और कामायनी 1935। और कामायनी के अंदर इनके जैसे सर्ग है, पहला सर्ग है चिंता, चिंता के बाद में आता है आशा, फिर आती है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में आता है चौथा काम, काम के बाद में आता है वासना, वासना के बाद में आती है लज्जा, लज्जा के बाद में आता है कर्म। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ईर्ष्या ईड़ा के बाद में भी और है इसमें
सोपन संघर्ष निर्वेद, सोपन संघर्ष निर्वेद और आनंद। एक आधा कोई रह गया तो आप देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई एक आधा रह गया तो वो आप देख लेना। और मैं देखता हूँ कौन कौन से रह गए। दर्शन, रहस्य, आनंद, दर्शन, रहस्य, आनंद। और जयशंकर प्रसाद ने 3 नाटक लिखे थे। जयशंकर प्रसाद ने 3 नाटक लिखे थे, इरावती, कंकाल, इरावती, तितली कंकाल, तितली और तीसरे कंकाल। और नाटकों की बात करें तो स्कंदगुप्त, गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ध्रुव, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, और ध्रुव स्वामी, ध्रुव स्वामी, स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, राजश्री, राजश्री के बाद में इन्होंने ध्रुव स्वामी ने अग्निमित्र, अग्निमित्र भी लिखा था। अग्निमित्र जो अधूरा है, एक तो अग्निमित्र अधूरा है, एक इरावती अधूरा है। इरावती तो इसका उपन्यास है जो अधूरा है, और अग्निमित्र इनका नाटक है जो अधूरा है। इस प्रकार से हमने आज जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ी सी और बता देता हूँ बात। जयशंकर प्रसाद 48 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले जाते हैं। सुगनी साहू परिवार में थे ये, और ब्रज भाषा में कलाधर के नाम से ये अपनी रचनाएं लिखा करते थे। और एक बार प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी कोई आत्मकथा का अंक निकाल रहे थे, तो कुछ मित्रों ने जयशंकर प्रसाद जी को आके कहा भी आप भी अपने बारे में कुछ लिखो, अपनी आत्मकथा के बारे में लिखो। तो जयशंकर प्रसाद जी थे, वे अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में नहीं चाहते थे और मना कर रहे थे बार बार, लेकिन फिर भी पद्य में इन्होंने एक अपना आत्मकथ्य लिखा, जिसको हंस पत्रिका के 1932 के अंक में छापा गया था, जो इनकी एक आत्मकथा मानी जाती है। और ये रचनाएं जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने आपको बताई, इनको आप याद कर लेना, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जगदीश पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो भाई आप। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।